जय हिंद दोस्तों, मिशन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और हमें बहुत खुशी है कि आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें दे रहे हो। इसलिए हम भी अब कोशिश करेंगे कि आपको कुछ हटके अच्छे से अच्छा मैटर प्रोवाइड करें। और ये जो पेपर मैं करवा रहा हूँ, जिन विद्यार्थियों का एग्जाम है, जो पढ़ रहे हैं, बाकी विद्यार्थियों को भी ये शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इस चीज का लाभ ले सके। अब बिना समय गवाए हम अपना पेपर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में हुआ। देखो, आपको सबको पता है 1857 का विद्रोह जब हुआ, मंगल पांडे ने चालू किया था सबसे पहले। कारण भी पता है आपको क्या था इसका, धार्मिक भावनाएं आहत करना तात्कालिक कारण था। जो कारतूस थे उसमें गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस प्रयोग किए जा रहे थे, जिनको मुंह से खोलना होता था। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ने उनको अपने धर्म के विरुद्ध माना। तो सबसे पहले 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में हुआ। तो देखो, इसमें सबसे पहले बेगम ऑफ अवध, यही इसका राइट आंसर है। बेगम ऑफ अवध सबसे इन्होंने अपने नाबालिग बच्चे को गद्दी पर बिठाकर विद्रोह किया। किसने? बेगम ऑफ अवध, या फिर इनको बेगम हजरत महल भी बोलते हैं। रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने झांसी में किया। कहां पे किया इन्होंने? झांसी में किया। नाना साहब के, देखो नाना साहब ने विद्रोह कहां किया? कानपुर में किया। और नाना साहब के ये सैनिक सलाहकार थे। कौन थे ये सैनिक सलाहकार? थे तात्या टोपे। तो 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में हुआ? ये बेगम ऑफ अवध, इनका नाम था बेगम हजरत महल। कौन सी बेगम? बेगम हजरत महल। इसके बाद आते हैं पर्वतीय स्थल कसौली किस राज्य में है। देखो, कसौली आपका हिमाचल प्रदेश में है। ये आपका शिमला से 77 किलोमीटर दक्षिण में है। कहां पर है? शिमला से 77 किलोमीटर दक्षिण में। कसौली आपका कौन से राज्य में? हिमाचल में। दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है। देखो, खेलों से संबंधित आपके जो क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं जो खेलों से संबंधित होते हैं। उनमें ज्यादातर क्वेश्चन या तो कोई पर्टिकुलर खिलाड़ी दे देता है और वो खिलाड़ी किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में रहता है, इसलिए रहता है, या फिर कोई भी आपकी शब्दावली है वहां से क्वेश्चन देते हैं। तो दीपिका कुमारी, ध्यान रखना, किससे संबंधित है? तीरंदाजी से। किससे संबंधित है दीपिका कुमारी? तीरंदाजी से। इसके बाद आओ, शहीद दिवस कब मनाया जाता है। देखो, मेनली जो शहीद दिवस है वो 30 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या गोडसे ने की थी। तो इसलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस। 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाते हैं, ध्यान रखना, जिस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। तो 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। अब आइए आगे, एनी बेसेंट द्वारा चलाया गया आंदोलन कौन सा था। देखो, एनी बेसेंट द्वारा, सबसे पहले बात करते हैं खिलाफत आंदोलन की। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया था। खिलाफत आंदोलन बेसिकली क्या था? इसका मतलब कि एक तो तुर्की में खलीफा के पद को पुनः स्थापित करना था, और जो धार्मिक प्रतिबंध लगा दिए थे उन धार्मिक प्रतिबंधों को हटाना था। इसके बाद आता है होम रूल। हाँ बिल्कुल, होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट जी ने चलाया था। एनी बेसेंट। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, यह आपका अगस्त 1942 में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। अब आओ, देखो ये नृत्य 5-6 नृत्य हैं। कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, और भी है ना, ये 2-3 नृत्य हैं। इनको अच्छे से याद कर लेना, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो सबसे पहले आओ, देखो कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो देखो, केरल का तो कथकली है, कथकली केरल का। मध्य प्रदेश के कई हैं, कोई ऐसा फेमस नहीं है। बिहार, अब आते हैं बिहार। देखो, बिहार का जो फेमस नृत्य है वो झुमरी है, झुमरी है। और आपका कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। ध्यान रखना है, ये एक तमिल नृत्य है। ये आंध्र प्रदेश के साथ साथ तमिलनाडु में भी खूब किया जाता है। तो कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली हो गई? आंध्र प्रदेश। आगरा से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? देखो, आगरा से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? NH2। सबसे पहला आता है NH2। देखो, ये NH2 है आपका
ये दिल्ली से कलकत्ता जाता है, दिल्ली से कहां जाता है, कलकत्ता। तो ये आपका हरियाणा और यूपी इन स्टेट से होके ही जाता है। तो आगरा से आपका NH2 ही जाता है, आपके आगरा का लाल किला और ताजमहल भी इस रोड के आसपास ही है। इसके बाद आते हैं अगला, युद्ध पोतों का निर्माण किया जाता है। देखो युद्ध पोतों का निर्माण मचगांव शिपयार्ड में किया जाता है। जो अपने युद्ध पोत हैं, भारतीय नौसेना के और भारतीय तटरक्षक बल के जो युद्ध पोत हैं, उनका कहां पे किया जाता है, मचगांव में, मचगांव में किया जाता है। और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में, कहां पे, मुख्यालय मुंबई में। भारत के कबड्डी के मैदान की माप मीटर में क्या होना चाहिए, 12.5 मीटर लंबा। देखो ये आपकी लंबाई है और ये आपकी क्या है, चौड़ाई। तो 12.5 मीटर लंबा और 10 मीटर क्या होना चाहिए, चौड़ा। चेल साम्राज्य का अंत किसने किया। देखो चेल साम्राज्य, ये चेल नहीं है, चोल साम्राज्य कर लेना है, चोल साम्राज्य कर लेना, चेल साम्राज्य नहीं है। चोल साम्राज्य का अंत किसने किया। देखो चोल साम्राज्य एक दक्षिण भारत का साम्राज्य था, इसका अंत मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनबी, देखो मोहम्मद गजनबी दक्षिण भारत तक पहुंच ही नहीं पाए थे, ये भी इतने ज्यादा नहीं पहुंच पाए थे। तो चोल साम्राज्य का अंत किया था पांड्य नरेश ने, एक पांड्य नरेश था। और जो इसके अंतिम शासक थे राजेंद्र चोल तृतीय थे। जो राजेंद्र चोल तृतीय थे वो चोल साम्राज्य के अंतिम शासक थे। और जो पांड्या नरेश, याशव वर्धन ऐसा ही कुछ नाम था इसका, याशव वर्मन या कुछ ऐसा ही नाम था, उन्होंने इनको पराजित किया और उसके बाद चोल साम्राज्य का अंत हुआ। लगभग ये 1279 के आसपास की बात है, 1279 के आसपास की बात है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई। देखो डिस्कवरी ऑफ इंडिया आपकी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ये बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में। कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के समान है। देखो मैं पहले भी आ चुका है शायद ये क्वेश्चन। शुक्र ग्रह, इसको हम पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं, इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका आकार आयतन लगभग लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसलिए हम इसको पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह बोलते हैं। शनि, शनि के ध्यान रखना किस लिए आता है, सबसे ज्यादा उपग्रह हैं शनि के। और बृहस्पति क्यों आता है, आपका जो बृहस्पति है ये सबसे बड़ा ग्रह है। तो इसका कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के बराबर है, तो वो कौन सा है, शुक्र है। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। देखो ये आपके कर है, अप्रत्यक्ष कर कौन सा है, आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से अप्रत्यक्ष कर है। तो देखो अप्रत्यक्ष कर बिक्री कर है, क्योंकि ये बिक्री कर, देखो अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, सेवाओं के पहुंचने से पहले जो कर लग जाता है उसको अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं। और बिक्री कर कौन सा है, आपका अप्रत्यक्ष कर है। गोदान उपन्यास के रचयिता कौन है। देखो गोदान फेमस पुस्तक है, किसकी है, मुंशी प्रेमचंद्र जी की। इसके बाद आओ, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। ध्यान रखना क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, और जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है, राजस्थान है। यह आता है कई बार, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और जनसंख्या की बात करें तो सबसे बड़ा राज्य आपका उत्तर प्रदेश है, यूपी है। देखो यहाँ पे आपके जीके के क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद आते हैं अब साइंस में। देखो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है। देखो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल आपका पत्तों में पाया जाता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, आपका पेड़ के पत्तों में पाया जाता है। अब इसके बाद आता है आपका द्विलिंगी जीव कौन सा है। देखो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए द्विलिंगी, इसको उभयलिंगी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, उभयलिंगी भी बोलते हैं। देखो द्विलिंगी क्या होते हैं, जिनमें नर और मादा प्रजनन एक ही हो, नर और मादा प्रजनन है वो क्या हो, एक ही हो। तो वो कौन से जीव होते हैं, द्विलिंगी जीव। और ये जीव मेनली कौन कौन से होते हैं, एक तो केंचुआ हो गया, जोक हो गया, तारा मछली हो गया, ठीक है। तो ये कोई भी आ सकते हैं, जोक हो गया, तारा मछली हो गया, केंचुआ हो गया आपका, और स्पंज हो गया। ये आपके द्विलिंगी जीव है जिनमें नर और मादा प्रजनन
एक ही होता है। इसके बाद आओ, कीटों में श्वसन अंग का कार्य करता है। देखो कीटों में श्वसन अंग का कार्य करता है। सबसे पहले त्वचा, देखो त्वचा से कौन लेता है, केंचुआ। फुफ्फुस मतलब फेफड़े, इनसे मानव लेता है, या जितने भी आपके स्थलीय स्तनधारी हैं, वो सब कहां से लेते हैं, फुफ्फुस से लेते हैं। इसके बाद आओ हृदय, श्वास नली। देखो श्वास नली से कीट आपके सांस लेते हैं। तो यहां पे देखो त्वचा से केंचुआ, फुफ्फुस, मानव या जितने भी आपके स्थलीय जीव हैं सब लेते हैं, और श्वास नली से क्या लेते हैं, कीट। अशुद्ध रक्त कहां रहता है? अब देखो रक्त की बात आती है, अशुद्ध रक्त कहां रहता है? अशुद्ध रक्त आपका शिराओं में रहता है, और शुद्ध रक्त आपका धमनियों में रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, शिराओं में होता है। अशुद्ध रक्त कहां पर होता है, शिराओं में होता है। डीएनए, देखो डीएनए न्यूक्लियस या जिसको बोलते हैं केंद्रक, तो डीएनए आपका न्यूक्लियस या केंद्रक में होता है, और आरएनए होता है आपका कोशिका द्रव में। किसमें, कोशिका द्रव में। आरएनए आपका कहां पे होता है, कोशिका द्रव में। निम्न में से ध्वनि क्या है? देखो ध्वनि आवेग, विकिरण, पदार्थ, ऊर्जा। देखो ना तो पदार्थ है, ना ही विकिरण है, ना ही आवेग है, ध्वनि क्या है, एक ऊर्जा है। ध्वनि क्या है, ऊर्जा है। इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, पानी के भाप में परिवर्तन के ताप 100 डिग्री से है, केल्विन में इसकी रीडिंग क्या होगी? देखो यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं टेम्परेचर से, तो एक टेम्परेचर में आपस में कन्वर्जन करना है इनको, तो उसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला ध्यान रखना। देखो फॉर्मूला क्या है, वो आपका C अपॉन में 100 इज इक्वल टू होता है, C अपॉन में 100 मतलब सेल्सियस इज इक्वल टू R अपॉन में होता है 40 इज इक्वल टू F माइनस 32 बटा 80, और एक होता है K माइनस 273। ये आपका फॉर्मूला होता है। C अपॉन में 100, R अपॉन में R अपॉन में 80 होता है, ये गलत लिख दिया मैंने थोड़ा सा, R अपॉन में 80 होता है ये, और यहाँ पे F माइनस 32 बटा 180। हाँ अब ठीक है। देखो C का मतलब सेंटीग्रेड, R का मतलब रूमर टेम्परेचर, और F का मतलब फ़ारेनहाइट हो गया, और K का मतलब हो गया केल्विन। बाकी आप सीधा सा ध्यान रखना, हम इन दोनों को ले देंगे। देखो इसको ले दिया, और अपॉन में 100 इसको ले दिया, यहाँ अपॉन में 100 भी होता है, तो C बराबर हो गया K माइनस 273, या मैं कहूं K बराबर हो गया, इधर लाऊंगा C प्लस 273, और C का मान कितना है 100 प्लस 273, ये आ जाएगा आपका 373। तो आप डायरेक्ट याद रखना, जब आपके पास तापमान डिग्री में, डिग्री को हमें केल्विन में बदलना है, तो आप 100 273 में 100 जोड़ दीजिए, डायरेक्ट आ जाएगा कितना 373। तो इसका आंसर क्या होगा 373। देखो ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कन्वर्जन का, इसका फॉर्मूला है वो आप डायरेक्ट याद रखना, सेल्सियस अपॉन में 100, रूमर अपॉन में 80, ये F माइनस ये फ़ारेनहाइट है, अपॉन में 180, और ये K माइनस 273, K का मतलब है केल्विन टेम्परेचर। अब इसके बाद आओ आगे, ध्वनि सबसे तेज कहां होती है? देखो ध्वनि सबसे तेज आपकी इस्पात में होती है, यहां नंबर 1 में होती है इस्पात, नंबर 2 होता है पानी, नंबर 3 होता है वायु, और निर्वात में 0 होती है, ध्यान रखना। तो ध्वनि सबसे तेज कहां पे चलती है? ध्वनि सबसे तेज इस्पात में चलती है, या फिर मैं कहूं ध्वनि देखो सबसे ज्यादा ठोस में, द्रव में, इस तरीके से आप चलते जाओ। विद्युत प्रतिरोध के नियम का प्रतिपादन किसने किया? देखो सबसे अच्छा क्वेश्चन है, आता है बहुत ज्यादा, विद्युत प्रतिरोध के नियम का किसने किया? देखो जूल है, सबसे पहले आता है जूल। देखो जूल ने क्या नियम दिया था, जब चालक हैं, चालकों से जब विद्युत जाती है, तो उसमें जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसका नियम किसने दिया था? जूल ने दिया था। तो जूल ने किसका नियम दिया था बताइए आप? ऊष्मा वाला नियम दिया था, ठीक है, ऊष्मा की मात्रा का नियम। न्यूटन ने आपके गति के नियम दिए,
न्यूटन ने क्या दिए आपके, गति के नियम दिए हैं। इसके बाद आओ डार्विन। तो डार्विन ने देखो जो आपके नियम दिए, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिए, डार्विन ने दिए थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। और ओम, बिल्कुल विद्युत प्रतिरोध का नियम ओम ने दिया है, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। तो विद्युत प्रतिरोध देखो, जूल, जूल का मैंने बता दिया है, जो भी चालक है उसमें विद्युत धारा के फलस्वरूप जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो नियम दिया है इन्होंने। न्यूटन ने गति के नियम दिए हैं, डार्विन ने थ्योरी ऑफ आपका एवोल्यूशन दिया है, और विद्युत प्रतिरोध के नियम किसने दिए हैं, ओम ने दिए। इसके बाद आओ लेंस की आवर्धन क्षमता का मात्रक है। तो देखो सबसे पहला आता है हॉर्स पावर, सबसे पहले हॉर्स पावर, प्रकाश वर्ष, डाइन, डायोप्टर। देखो ये क्वेश्चन जो मात्रक हैं आप याद रखना, मात्रक आपके बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं फिजिक्स में, मात्रक आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं। मैं आपको कुछ बता देता हूं, एक तो एनर्जी कन्वर्जन वाले हैं, ऊर्जा रूपांतरण वाले क्वेश्चन, वो भी अच्छे हैं। जो जो उपकरण है, कौन सा उपकरण किस काम में आता है, मात्रक है, ये कुछ फिजिक्स के आपके जनरल क्वेश्चन है, प्रकाश की घटनाएं हैं उनसे आधारित क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखो सबसे पहले हॉर्स पावर, विद्युत शक्ति या शक्ति का, विद्युत शक्ति या शक्ति का होता है ये तो, प्रकाश वर्ष दूरी की। डाइन ये आपकी बल की यूनिट है सीजीएस पद्धति में, कौन सी पद्धति में, सीजीएस। डायोप्टर ये आपकी लेंस की क्षमता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब लेंस की क्षमता का कौन सा हो गया आपका, डायोप्टर हो गया। निम्नलिखित में से किस यंत्र से आपेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है, आपेक्षिक आर्द्रता को कौन से उससे मापा जाता है। तो इसमें देखो आपका सबसे पहला हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर को देखो, हाइड्रोमीटर से आपका सापेक्षिक घनत्व नापा जाता है, सापेक्षिक घनत्व, किसी द्रव का जो सापेक्षिक घनत्व है वो इससे मापा जाता है। हाइग्रोमीटर, इससे आपकी आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है, इससे आपकी क्या मापी जाती है, आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। इसके बाद आपका आता है स्फीयरोमीटर, स्फीयरोमीटर और बैरोमीटर। देखो बैरोमीटर से आपका वायु दाब मापा जाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। कौन सा हो जाएगा, हाइग्रोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आइए अगला क्वेश्चन क्या है, बल का एसआई मात्रक क्या है। देखो मैंने आपको बताया बल का, ये तो आपका सीजीएफ है, ये बल का एसआई मात्रक हो गया। तो बल का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन। इसके बाद आता है आपका गास और पाउंड। पाउंड देखो भार का हो गया, वजन का हो गया ये, ठीक है। गास आपका चुंबकीय क्षेत्र का है, किसका है, आपका चुंबकीय क्षेत्र का है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। देखो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा यूपीएस, यूपीएस की अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई बोलते हैं इसको। मतलब कोई भी वीडियो वगैरह बनाते हैं जो उसको पावर सप्लाई करता है वो यूपीएस होता है। सॉरी ये नहीं है इसका। मोटर, अब देखो क्वेश्चन क्या है अपना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब देखो मोटर क्या करती है, ये आपकी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, ठीक है। इन्वर्टर एसी टू डीसी, देखो अपना जो इन्वर्टर है वो क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक, सॉरी इन्वर्टर डीसी को एसी में बदलता है, डीसी को एसी में, वो रेक्टिफायर होता है। इन्वर्टर डीसी को एसी में बदलता है। डायनामो आपका यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। तो इसका मतलब कौन सा आंसर सही है इसका, डायनामो, या विद्युत जनरेटर भी बोलते हैं, जो आपका यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लादन बल किस पर निर्भर करता है। देखो उत्प्लादन बल क्या होता है, जैसे आपके पास मान लो ये गिलास है, ये पानी है इसमें, और आपने इसमें कोई ये वस्तु डाली है, तो एक बल तो इस पे ऊपर की ओर लगता है और एक बल कहां पे लगता है, नीचे की ओर। तो देखो यहां पे एक बल लगता है, वो W बराबर आपका
भार वाला होता है कि जो ये वस्तु का भार है, जो यहाँ नीचे उत्प्लावक बल लगेगा, इस पे कौन सा बल लगेगा? उत्प्लावक बल है। उत्प्लावक बल, उत्प्लावक बल। जब देखो हम कोई वस्तु को पानी में डालते हैं तो एक तो उसका भार होता है, वस्तु जो है उसका कुछ ना कुछ वजन होगा, तो जो भार है उसको कहां ले जाएगा? नीचे की ओर लेके जाएगा। और एक ऊपर की तरफ जो वस्तु को फेंकता है, देखो काफी वस्तुएं ऐसी हैं जो पानी में तैरती है, तो ऊपर की तरफ जो बल लगता है उसको हम कौन सा बल बोलते हैं? उत्प्लावक बल बोलते हैं। यदि वस्तु का भार उस पर नीचे से जो बल लगाया जा रहा है, उत्प्लावन बल, उससे ज्यादा है तो इसका मतलब वस्तु पानी में डूब जाएगी, और यदि उससे कम है तो वस्तु पानी में तैरेगी ऊपर। और यदि बराबर है दोनों का तो वस्तु क्या होगी? पानी के सतह से थोड़ा सा नीचे जाके तैरेगी। तो वो कौन सा बल होता है? उत्प्लावन बल। ये आपका भार पर डिपेंड करता है, वस्तु के भार पर। यदि हालांकि उत्प्लावन बल का जो परिमाण है वो आपका घनत्व पर डिपेंड करता है। इसके बाद आइए अगला, 23 Na। अच्छा, 23 Na, ये 11 परमाणु क्रमांक है, ये परमाणु भार है, में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो देखो यहां पे ये 11, ये आपके होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और यहां ये ऊपर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ध्यान रखना, देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे होते हैं? बराबर हैं, और वो परमाणु क्रमांक के बराबर होते हैं। तो यहां पे देखो प्रोटॉन यहां पे 11 है, तो प्रोटॉन यहां पर भी 11 होंगे, तो न्यूट्रॉन कितने हो गए? 23 माइनस 11, कितने न्यूट्रॉन हो गए? यहाँ पे 12 न्यूट्रॉन हो गए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 12। तो ये आपके देखो जनरल साइंस के भी क्वेश्चन हो गए सारे के सारे। अब इसके बाद आते हैं हम मैथमेटिक्स फॉर रीजनिंग पर। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। एक वृत्ताकार खेत की परिधि 4.4 किलोमीटर है। देखो 4.4 किलोमीटर, 1 किलोमीटर आपका 1000 मीटर के बराबर है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास त्रिज्या में 1 मीटर का ऑप्शन दिया गया है। तो 4.4 किलोमीटर कितना हो गया? 4400 मीटर हो गया। वृत्त की परिधि 2 पाई आर, और 2 पाई आर किसके बराबर है? 4400 के बराबर है। तो आर कितनी दी है आपके पास? 2 पाई आर। आर कितना दिया है आपके पास? ज्ञात करना है हमें। तो यहां आर बराबर 4400 बटा में 2 पाई, पाई का मान क्या होगा? 22 बटा 7, 2 गुणा 22 बटा 7, 7 ऊपर आ जाएगा, तो ये 4400 बटे में 2 गुणा 22, 7 ऊपर आ जाएगा, 44 पे 44 कितना आ गया? 700 मीटर आ गया। तो कितना आ जाएगा इसमें? 700 मीटर आंसर आ जाएगा। दोबारा देख लो, एक वृत्ताकार खेत की परिधि आपकी 4.4 किलोमीटर है। हम 4.4 किलोमीटर को 4400 मीटर लिखेंगे, मीटर में 2 पाई आर बराबर कितना हो गया? 4400 हो गया यहाँ पे। तो आर बराबर कितना हो गया? 4400 बटा 2 पाई। तो 4400 बटा 2 इंटू पाई का मान रख देंगे, 22 बटा 7 आंसर निकल के आ जाएगा। इसके बाद देखो 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई, गोला है, सॉरी स्फीयर है, तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई का मान 22 बटे 7 आ जाएगा, और आर का मान कितना है? 4.2 गुणा 4.2, 7 से 0.6 बार कट गया, 22 चौका 88 गुणा, देखो 6 सत्ते 6 दूनी 12, और 6 चौका 24, और एक कितना आ गया? 25 आ गया। तो 2.52। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 221.76 कुछ इस तरीके से आएगा। इसका आंसर निकाल के एक बार गुणा करके आप चेक कर लेना, ठीक है? तो इसका कौन सा हो जाएगा आंसर? सॉरी 221.76 आया है निकल के। तो 221.76 है, हम इसको लगभग कहां पे लेंगे? 222 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद आओ आगे, नेक्स्ट सीधा फॉर्मूला लगाना है। देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले के आयतन की बात करूं मैं
तो आयतन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। ये दो फॉर्मूले हैं मेनली इसमें गोले के अंदर, अंग्रेजी में स्फीयर बोलते हैं। सुमित ने अकबर से 10% अंक ज्यादा प्राप्त किए। देखो सीधा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो, सुमित और अमित। सुमित ने अकबर से 10% अंक ज्यादा प्राप्त किए। मान लो अमित ने 100, तो सुमित ने कितने अंक प्राप्त किए, 110। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो, सुमित ने, अमित नहीं अकबर है, अकबर, अकबर ने मान लेते हैं 100। देखो जिससे कम है या जिससे अंक अधिक है उसका हम कितना मानेंगे, 100। क्वेश्चन में कहा है सुमित ने अकबर से 10% अंक ज्यादा प्राप्त किए। मान लेते हैं अकबर ने 100 किए तो सुमित ने कितने प्राप्त किए, 10। तो अकबर ने सुमित से कितने प्रतिशत अंक कम प्राप्त किए। तो देखो एक बात बताओ, अकबर ने सुमित से कितने अंक कम प्राप्त किए, 10। किससे, सुमित से। किससे, सुमित से। तो सुमित ने कितने प्राप्त किए, 110। प्रतिशत ज्ञात करना है तो गुणा में 100/11 या 9 सही 1/11% आ जाएगा। सीधा 9 सही 1/11%। दोबारा देख लो एक बार, सुमित ने अकबर से 10% अंक ज्यादा प्राप्त किए। मान लो अकबर ने 100 प्राप्त किए, सुमित ने अकबर से 10% ज्यादा किए तो उसके अंक 110 हो गए, 10 अंक ज्यादा हो गए उसके। अब अकबर ने सुमित से कितने प्राप्त कम किए, अकबर ने सुमित से 10 अंक कम प्राप्त किए। किससे, सुमित से। तो सुमित के अंक नीचे आ जाएंगे 110, प्रतिशत ज्ञात करना है तो गुणा में 100। औसत, देखो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। औसत क्या होता है आपके पास, फॉर्मूला राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग क्या है, जोड़ दो इनको, 133, 135, प्लस बटा 3, जोड़ लेना। देखो बीच का ही आ जाएगा इसमें, 135 आ जाएगा आंसर, जोड़ के 3 का भाग देने पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 135। 1 सही 1/4। देखो आते हैं ऐसा क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आते। 1 सही 1/4, इसको बदलो 4 एकम 4 और एक 5/4 लिखूंगा, और 5/4 का मतलब आ गया 1.25। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1.25। अब देखो 13, 8, 3, -2, आगे क्या आएगा। तो देखो 13 में से कितना कम किया, 5, यहां भी कितना कम किया, यहां भी -5, आगे भी -5, -2 में से -5 घटाएंगे तो -7 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। नेक्स्ट, एक त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। अब देखो यहां 1/2 आधार 12, ऊंचाई 5, 6 बार 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा आ जाएगा, 30 वर्ग सेंटीमीटर। घास के एक मैदान में घोड़ा 28 मीटर लंबी रस्सी से, देखो ये रस्सी है 28 मीटर है, घास के मैदान में एक घोड़ा 28 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। तो बताओ हुआ है कितने मैदान में घास चर सकता है। तो देखो ये आपका मान लो यहां पे बांध दिया खूंटा है, ये रस्सी है, ये गाय है, तो गाय इस तरीके से घूम सकेगी। किस तरीके से, इस तरह से घूम सकेगी। तो ये 28 है, तो ये क्या बन गया, एक वृत्त बन गया, और इसकी वृत्त की जो त्रिज्या है r, ये भी 28 हो जाएगी, r बराबर 28। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। क्या होता है क्षेत्रफल, पाई r स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल है। तो पाई का मान 22/7, r का मान कितना है 28 और 28। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, इनका देखो गुणा करेंगे, और 7 से कितनी बार, 4 बार, तो 22 गुणा में
8 चौका 32 आ गया और 4 दूनी 8, 8 और 3 11 आ गया। इनका गुणा करो, 22 दूनी 44, 22 एकम 22, 22 और 4 26, 22 एकम 22, 22 और 2 24, 22 और 2 24। कितना आ गया? 22 दूनी 44, 22 एकम 22 और 22 एकम 22 और 2 24। तो कितना आ जाएगा? 2464। देखो सीधा सा 28 मीटर लंबी रस्सी से बांधा है तो वो इस तरीके से घूमेगा, गोल गोल घूमेगा तो व्रत बन जाएगा और व्रत का क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे सीधा सा फॉर्मूला लगा के, पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया? व्रत का क्षेत्रफल। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 125 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका आधार 16 सेंटीमीटर है। देखो आधार ए बराबर कितना है आपका? 16 सेंटीमीटर। एच ज्ञात करनी है, ऊंचाई, ये एच हो गई और ये क्या है आपका? आधार हो गया। अब समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम बोलते हैं, ध्यान रखना आपका समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या है? आधार गुणा में ऊंचाई, या ए गुणा एच बोलते हैं, ए गुणा एच। तो क्षेत्रफल कितना दिया है? 125। ए का मान 16, एच ज्ञात करनी है तो एच बराबर 125 बटा 16। 16 का भाग दे दो, 16 का भाग देंगे तो 16 अट्ठे 112, 8 सही 13 बटा 16 आएगा। तो इसका मतलब इनमें से कोई भी नहीं है, लेकिन यदि आपको लगभग में लेना है तो लगभग में आपका 2 सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना ऐसा कोई ऑप्शन दे नहीं रखा है। जब ऑप्शन में यही दे रखा है कि इनमें से कोई नहीं, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। अब 44 मीटर लंबे तार को मोड़कर, देखो ये 44 मीटर लंबा तार है। कितने मीटर लंबा तार है? 44 मीटर। इस तार को मोड़ दिया है, देखो यूं, इस तार को मोड़ दिया है और मोड़ के क्या बना दिया है? वृत्त। इस तार को मोड़कर वृत्त बना दिया तो देखो ये वाली दूरी है वो कन्वर्ट हो गई है इसमें, तो ये कितना आ गया? 44 सेंटीमीटर। और ये क्या है? वृत्त की परिधि है। भाई एक तार की जो लंबाई है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वृत्त की परिधि में। और वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। और ये कितना है? 44। आर बराबर 44 बटा 2 पाई, पाई का मान 22 बटे 7, 7 ऊपर चला जाएगा, 44 गुणा 7 बटा 2 गुणा 22, 22 दूनी 44 से 44 कट गया, क्या बच गया? 7। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 7 सेंटीमीटर। सीधा सा है, तार है, तार को आपने इस तरीके से मोड़ दिया है, तार को मोड़कर आपने एक वृत्त बनाया है। जब वो तार मुड़ के वृत्त बन जाएगा तो तार की लंबाई है वो वृत्त की परिधि में कन्वर्ट हो जाएगी और वृत्त की परिधि 2 पाई आर है, 2 पाई आर बराबर 44 कर देंगे। अब आओ आगे, वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या है? देखो वर्ग, इसको हम स्क्वायर बोलते हैं, इसका परिमाप क्या होता है? 4a। क्यों होता है? देखो ये वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर है, ए ए ए। परिमाप का मतलब होता है आपका चारों ओर की माप, चारों ओर की माप। तो चारों ओर की माप ये तो क्या हो गया? a प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4a हो जाएगा। तो इसका मतलब कौन सा हो गया? इसका 4a। ये आपके वर्ग का क्षेत्रफल होता है। ये क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर होता है। इसके बाद आओ आगे, 3:7 बराबर है 39:x। देखो सीधा सा कर दो आप, अनुपात बराबर है, ऐसा कर दो 3/7 बराबर 39/x। तो यहां से 3x बराबर 39 गुणा 7, 3 से 13 बार, तो x बराबर 13 सत्ते 91। तो कितना हो गया इसका आंसर? 91 हो जाएगा। अगला आओ, देखो 2y माइनस 4x और बराबर 24 के y प्लस 3x बराबर 7 है। तो आप ये 2y
माइनस 4x बराबर 24 और ये y प्लस 3x बराबर 7। तो देखो एक तरीका तो ये है, यहां से आप y का मान निकालो डायरेक्ट, फिर इसमें रखो और ऐसे यहां से निकाल के इसमें रखो, तो इन दोनों को बराबर करेंगे तो x का मान आ जाएगा। लेकिन ये जो तरीका है बहुत बड़ा हो जाएगा, इससे हमें नहीं करना है क्वेश्चन, आपसे गलती होने की संभावना भी ज्यादा होगी, होगा भी नहीं। दूसरा तरीका एक ये भी है, आप या तो y को बराबर कर लो या x को बराबर कर लो। बताओ किसको बराबर करें? चलो हम यहां पे बराबर करते हैं y को, तो यहां ये 2y है, तो यहां आप 2 का गुणा कर दो, 1 है, ऊपर किसी का गुणा मत करो, ठीक है ना, ऊपर ऐसे ही रहने देंगे। तो ये आ गया आपका 2y माइनस 4x इज इक्वल टू 24 और ये आ गया आपका 2y, ये क्या आ गया 3 दूनी 6x बराबर 7 दूनी कितना आ गया 14। हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है तो 7 दूनी 14, तो यहां माइनस माइनस और ये क्या आ गया आपका माइनस। तो देखो ये आपस में कट गया, माइनस 10x बराबर कितना आ गया 10, तो इसका मतलब x बराबर -1। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, x का मान -1 आ गया तो इसका मतलब -1 कौन से में आ रहा है, पहले में आ रहा है, तो पहला ही इसका सही आंसर होगा। बाकी आप x का मान -1 आप किसी भी एक समीकरण में रख दो, इसमें रख दो 2y माइनस 4 गुणा में x का मान कितना आया है 1 -1 बराबर 24, तो 2y बराबर कितना आ गया ये आपका 24, माइनस माइनस प्लस है, ये इधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, y बराबर 20/2 कितना आ जाएगा 10। नहीं तो इसको करने का एक तरीका और है, हम डायरेक्ट करेंगे इसको। देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे, आप ऑप्शन 8 पे करो। मैंने आपको क्लासरूम में बताया है बहुत बढ़िया तरीके से कि x और y वाले ऐसे क्वेश्चन आए तो आप उनको ऑप्शन पे करो। मैंने बताया ना x और y का तो लफड़ा लेना ही नहीं है कहीं पे, डायरेक्ट ऑप्शन पे करेंगे हम, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो देखो कैसे करेंगे। पहले मैं पहला ऑप्शन ही ट्राई कर रहा हूं। आप देखो पहला ऑप्शन, x की जगह -1 रखो, y की जगह 10 रखो, तो ये कितना आना चाहिए 24, इसमें रखेंगे तो ये कितना आना चाहिए 7। तो देखो 2y पहले ले रहा हूं, 2y, y का मान कितना है 10, या कंफ्यूज नहीं होना है, या y पहले दिया तो y का मान 10 आएगा, तो 10 माइनस 4 गुणा में -1 बराबर कितना आना चाहिए 24। एक बार देखो चेक करके, ये 20 + 4 कितना आ गया 24, तो इसका मतलब ये तो मैच कर रहा है। आप इसको भी देख लो, y की जगह क्या रखेंगे बेटा, y की जगह -1 रखो, -1 देखो यहां पे -1 रखा आपने, सॉरी y की जगह -1 नहीं 10, y की जगह आपने क्या रखा 10, प्लस 3 गुणा -1 कितना आना चाहिए 7, आ गया 7, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन मैच कर गया पहला, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा पहला ही आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए उनको आप ऑप्शन से करो, ना कि इस तरीके से। एक वर्गाकार खेत का परिमाप, देखो वर्गाकार खेत है तो वर्ग का परिमाप, वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला होता है 4a, और आपके पास 4a बराबर है 240, तो a बराबर आ गया 60 मीटर, सेंटीमीटर नहीं है मीटर, ये कितना आ गया 60 मीटर। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है खेत का, तो क्षेत्रफल होता है a², ए की जगह पे कितना रख देंगे हम 60 गुणा में 60 कितना आ गया 3600 मीटर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा इसमें 3600 स्क्वायर मीटर। इसके बाद आओ नेक्स्ट, यदि ए को समुच्चय बोलते हैं, तो देखो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन और बी, इसका मतलब आ जाएगा ए और बी के कॉमन अवयव, कॉमन अवयव। देखो मैंने क्लासरूम में आपको ऐसे क्वेश्चन कराए बहुत सारे, इसका मतलब होता है कॉमन अवयव, और मैं यदि ए, ये तो ए इंटरसेक्शन ऑफ बी है, इसको बोलते हैं ए यूनियन ऑफ बी, तो इसका मतलब है ए और बी के कुल अवयव, कॉमन अवयव और कुल अवयव। अब जैसे मान लो इसमें हालांकि आपसे ए इंटरसेक्शन ऑफ बी पूछा है, आपसे ए यूनियन ऑफ बी पूछता तो ए यूनियन ऑफ बी इसमें इन दोनों के कुल अवयव आ जाते, जैसे 4 5 6 7
ये 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसमें सीधा आ जाता है इसका आंसर 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आ जाता है इसका आंसर, तो सीधा ये आ जाता है। लेकिन अब ए और बी के कॉमन अवयव, ए और बी में कुछ कॉमन है, ए में 4 5 6 7 है, बी में 8 9 10 11 है, कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ध्यान रखना, जहां कुछ भी कॉमन नहीं है तो वहां पे फाई आएगा, और हम फाई को रिक्त समुच्चय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रिक्त समुच्चय। क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय बोलते हैं। तो इसका मतलब फाई है। मान लो यहां पे 4 और 5 आ जाता, 4 और 5 आ जाता, तो दोनों में 4 5 कॉमन आता, तो 4 5 इसका आंसर हो जाता। लेकिन यहां पे कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका मतलब कौन सा समुच्चय हो गया? आपका रिक्त समुच्चय हो गया। इसके बाद आइए अगला, यदि रमन का सांकेतिक वर्णन, देखो रमन का सांकेतिक वर्णन, आर का मतलब 1, ए का मतलब 2, एम का मतलब 3, वापस से ए का मतलब 2, एन का मतलब 5, ऐसे ही चलना है। और दिनेश को क्या लिखा है इसने? ये DIN DINEH लिख दिया है। तो ये इफ का हो गया, ये इफ का, ये इफ का, ये इफ का, और ये इफ का हो गया। हमाम का पूछा है HAMAM। अब H देखो कहां है, H का 9 हो गया, यहां से भी 9 आ रहा है, हाँ H का हो गया 9। ए का देखो यहां से और यहां से क्या आ रहा है, ए का 2 आ रहा है। एम का देखो बेटा, एम का आ रहा है यहां पे 3, ए का 2, फिर एम का 3, तो 9 2 3 2 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? दूसरा आ जाएगा। यदि 5 को 0, देखो 5 को 0, 6 को 6, 7 को 14, देखो नियम क्या लग रहा है यहां पे, हमें नियम पकड़ना है। 5 को 0, 6 को 6, तो देखो यहां 6 गुणा 1 हो रहा है, 7 गुणा 2 हो रहा है, तो यहाँ 2 1 वापस आ जाओ 0, तो 5 गुणा 0 0, 6 गुणा 1 6, 7 गुणा 2 14, ऐसे 8 गुणा 3, इसको लिखेंगे 24, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? 24 आंसर आ जाएगा। मोतियों से हार बनता है भाई, और फूलों से गुलदस्ता बनता है। मोतियों से हार और फूलों से गुलदस्ता। देखो ये कैंची, हथौड़ा, स्पेनर। देखो स्पेनर क्या होती है आपकी, जो ऐसे होती है ना, जो इस तरीके से जो होती है, इसको बोलते हैं स्पेनर, पाना, ठीक है, जो रिंच टाइप में होती है, जिससे इस तरीके से कसते हैं। तो कैंची, हथौड़ा, स्पेनर, मशीन, ये क्या होती है? मशीन होती है। ये सारी मशीन है, तो भिन्न शब्द क्या हो गया? मशीन हो गया। देखो मशीन का मतलब समझते हो ना, आमिर खान की पिक्चर देखी हो 3 इडियट, वो बताता है कि जो कोई काम को आसान कर दे वो मशीन है। तो ये कैंची, हथौड़ा, स्पेनर, ये सारी मशीनें हैं, तो इसलिए सबसे अलग क्या हो गया? मशीन। अब आओ 50वां लास्ट क्वेश्चन, यदि बी कहता है उसकी मां, देखो बी की मां, यदि बी कहता है उसकी मां ए की मां की इकलौती पुत्री है, बी की मां, ध्यान समझो, बी की मां, ये बी हो गया और ये बी की मां हो गई, बी की मां ए की मां की इकलौती पुत्री है। तो देखो बी की मां ए की मां की इकलौती पुत्री है, तो ये और ये इनकी मां हो गई वापस से। ध्यान समझो, ये पुत्री हो गई तो इनसर्किल कर देंगे, और इकलौती पुत्री है तो इसका मतलब ये पुरुष है। यहां पे आपको जेंडर क्लियर नहीं किया, लेकिन इतना आपको पता लगाना है कि बी की मां ए की मां की इकलौती पुत्री है, तो ये बी की मां, ये मां का भाई हो गया, और मां का भाई क्या लगेगा? बी का मामा लगेगा। क्या लगेगा? मामा लगेगा। तो ये क्या लगेगा? मामा। इसका आंसर क्या होगा? मामा। तो ये देखिए आज हमने चौथा पेपर कर लिया है। अभी देखो इसके बाद में अभी जीडी के कुछ एक पेपर और डाल दूं, उसके बाद अंग्रेजी वाले सर आएंगे, सुमित राव सर, वो आपके लिए अंग्रेजी के क्लर्क के पेपर डालेंगे, और टेक्निकल और नर्सिंग वालों के लिए भी जो साइंस के स्पेशलिस्ट हैं उनके द्वारा अभी फिजिक्स के और केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी डाले जाएंगे। बाकी ये जो है सबके लिए ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है जीडी वालों के लिए, जीडी, ट्रेड, टेक्निकल, नर्सिंग और आपका क्लर्क सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो ये पेपर हैं इनको आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस चीज का फायदा हो।